जरा इस सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़िए कि क्या लिखा हुआ है। भारत के वित्त आयोग की मुख्य भूमिका क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में इसकी शुरुआत की चर्चा की गई है? ये सवाल है 7 नंबर का ही। इसी प्रकार से इस लॉन्ग फॉर्मेट के सवाल को पढ़िए। क्या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद संवैधानिक राष्ट्रवाद में कोई समानांतर रेखा है? भारतीय संविधान के अंतर्गत सांस्कृतिक समझ के मुख्य तत्वों की चर्चा करें। साल भर प्रीलिम की तैयारी कीजिए, पूरे साल प्रीलिम की तैयारी कीजिए। अभी से लेकर के अगले साल जुलाई में हो, सितंबर में हो, तब तक घस डालिए, सेट लगा लगा के लूसेंट, घटनाचक्र सबको लगा लीजिए। इस सवाल का एक लाइन नहीं लिख पाएंगे आप। मैं एक लाइन जब कह रहा हूँ तो एक लाइन भी नहीं लिख पाएंगे। तो सिविल सर्विसेज की जो तैयारी होती है 72 की हो, 73rd की हो, अब 73rd पर आज हम लोग बात करेंगे, उन्हीं के लिए अब वीडियो होगा। या यूपीएससी की हो, यूपीपीएससी की हो, क्या वो प्रीलिम की तैयारी होती है क्या? अगर आपको ये भ्रम है तो आप पूरे साल तैयारी कीजिए प्रीलिम का, और इस एक सवाल को आप हल करके मुझे बताइए। नहीं कर पाएंगे। वहीं पर मैं आपको एक वित्त आयोग पर सवाल लिखवाता हूं और उसके बाद वित्त आयोग से जुड़े हुए 3 प्रीलिम के सवाल दूंगा मैं। मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे बच्चे उसमें से 2 सवाल मिनिमम हल कर जाएंगे। ये होता है तैयारी का तरीका। प्रीलिम से मेंस पर नहीं आ सकते हैं, लेकिन जब आप मेंस के लिए गहराई से पढ़ते हैं, सिलेबस को पढ़ते हैं, टारगेट मेंस प्रीलिम नहीं है, टारगेट सिलेबस है, तब जाके आप प्रीलिम मेंस हर चीज़ को क्रैक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये सही तरीका यही होता है। अगर आप इस तरीके में विश्वास करते हैं कि साल भर प्रीलिम के लिए पढ़ा जाए, पीटी पास होगा तो मेंस का देखा जाएगा, तब तो फिर आपका मेंस देखता ही रहेगा, हो नहीं पाएगा। भले आप प्रीलिम बार बार क्वालिफाई करें, लेकिन मेंस आपका रुकता रहेगा। ठीक है, इन्हीं चीज़ों पर आज हम लोग बात करेंगे, डिटेल में समझेंगे कि कैसे तैयारी की जाती है सिविल सर्विसेज की, 73 की, 74 की, यूपीपीएससी की, यूपीएससी की, कोई सा भी हो। सबसे मुख्य चीज़ क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूं और डिस्कशन को शुरू करते हैं। एक एक चीज़ ध्यान से अंत तक देखते जाइएगा, क्लियर कट कि क्या करना है। वहाँ पर ला कर के आपको मैं छोड़ूंगा और वहाँ से आपको चलना होता है। वहीं तक मेरा काम होता है कि आपको ला कर के रास्ते पे खड़ा कर दूं, अब इधर की दिशा में चलना है, वो मैं आपके साथ नहीं चल पाऊंगा, वो आपको चलना होता है। शुरू करते हैं। देखिए क्या है कि सबसे मुख्य हिस्सा जो है वो है सिलेबस। बीपीएससी के वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर यह सिलेबस बिहार गजट में प्रकाशित होता है, और सिलेबस जो उस समय हुआ था, आज से 10 साल हो गए, वैसा का वैसा ही लिखा हुआ है। कुछ भी परिवर्तन उन्होंने नहीं किया है, अपडेट भी नहीं किया है, वैसा का वैसा ही है। बीपीएससी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है बीपीएससी की वेबसाइट पर, इसमें बहुत चीज़ें मिसिंग है, जैसे निबंध के पेपर की चर्चा इसमें नहीं है। ऑप्शनल जो है अब वो ऑब्जेक्टिव हो गया है, 100 मार्क्स का होता है। कैटेगरी के हिसाब से आपको इसमें मार्क्स सिक्योर करने होते हैं, पास करना होता है केवल। बीपीएससी मेंस में 3 पेपर होते हैं, 4 पेपर होते हैं। सामान्य हिंदी, GS1 GS2, निबंध हो गया एक, और एक ऑप्शनल का पेपर हो गया। तो ऑप्शनल और हिंदी जो है इसके मार्क्स तो नहीं जुड़ते हैं, इसमें केवल आपको पास करना होता है। लेकिन GS1 300 मार्क्स, GS2 300 मार्क्स और निबंध 300 मार्क्स, इस सिलेबस इसी में से आपका मेरिट बनता है। तो 300 900 मार्क्स में से आपका मेरिट बनता है। प्रीलिम परीक्षा का अगर आप देखने जाएंगे कि भाई सिलेबस दिया हुआ, तो यहाँ पर देखिए प्रीलिम परीक्षा में उन्होंने बहुत ही छोटा सा चीज़ लिख करके छोड़ दिया है। क्या क्या चीज़ें हैं? राष्ट्रीय सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा सामान्य विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, बिहार के इतिहास के प्रमुख विशेषताएं, भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग, यहाँ के महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी, आर्थिक व्यवस्था यानी इकोनॉमी, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था यानी कि स्वतंत्र भारत की इकोनॉमी और बिहार सहित भारत का स्वतंत्रता संग्राम यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री, और इसमें बिहार का योगदान। ये आपका क्या हो गया? ये आपका सिलेबस हो गया प्रीलिम का। यहाँ पर उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। प्रीलिम के सब्जेक्ट और सिलेबस को हम लोग डिटेल में भी देखेंगे।
मेंस में आएंगे तो मेंस में निबंध जो है अब हिंदी के हिसाब से ये हिंदी का केवल लिखा हुआ है। सामान्य पेपर 1 होता है, GS1 जिसको कहते हैं हम लोग, GS1 का पेपर होता है मेंस में। ज़रा एक ओवरव्यू ले लेते हैं सिलेबस का, उसके बाद आपको हर चीज़ मैं समझाऊंगा, कौन सी किताबें पढ़नी है, कैसे पढ़ना है। डे बाय डे आपको टारगेट भी मैं दे रहा हूँ, फ्री में टारगेट दे रहा हूँ, ले जाओ बस पढ़ लो। अगर हमसे आंसर राइटिंग के लिए जुड़ना है तो वो भी आप जुड़ सकते हैं। टारगेट सबके लिए ही होता है। अगर आप घर पर रह के खुद से टारगेट करना चाहते तो करिए, शौक से करिए, पढ़िए, पढ़ना मुख्य मोटिव रखिएगा। GS1 का अगर हम लोग ध्यानपूर्वक देखें तो भारत का आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री, भारतीय संस्कृति यानी कि आर्ट एंड कल्चर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटनाक्रम यानी कि करंट अफेयर्स, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस भी शामिल है, IR जिसको कहा जाता है वो भी यहाँ पर शामिल है। DI से सवाल पूछे जाते हैं, DI से 72 मार्क्स के सवाल आते हैं, IR से 72 मार्क्स के सवाल आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर मिला के मात्र 15 टॉपिक है, उसी में से सारे सवाल आते हैं। तो GS1 पेपर में जो आपके लिए चैलेंजिंग होगा वो करंट अफेयर और DI का सेक्शन थोड़ा बहुत चैलेंजिंग होगा। बाकी हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर मैं आपको एग्ज़ाम से पहले सवाल दूंगा कि ये सवाल है, इसको पढ़ के जाओ, वहाँ उल्टी करके आ जाना। तो वैसा ही सिस्टम होता है सभी जगहों पर, क्योंकि रटे रटाए टॉपिक हैं, सारे के सारे सवाल भी रटे रटाए होंगे अब तो इसलिए GS1 में आपको कम मेहनत करना पड़ता है हिस्ट्री वाले सेक्शन में। DI का प्रैक्टिस बहुत अनिवार्य होता है, ये आप प्रीलिम के बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं। IR और करंट अफेयर साल भर जब आप न्यूज़पेपर डिस्कशन देखते हैं, जो मैं पढ़ाता हूँ यूट्यूब पर, तो उसमें आपको वो करंट और DI कंप्लीट हो करंट और IR कंप्लीट हो जाएगा। इसमें भी मुख्य रूप से जो आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना होता है वो 1850 के बाद से 1947 तक का इतिहास होता है। मौर्य एक हो गया कला के रूप में, मौर्य हो गया, उसके बाद से पाल कला हो गया, बिहार के कुछ चित्रकला और पेंटिंग वगैरह हैं जिसके बारे में सवाल पूछा जाता है। GS पेपर 2 की बात करें तो यही आपके लिए चैलेंजिंग होगा। इस बार का भी GS पेपर 2 जो था वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग था। उसमें 20 सवाल करीब में आपको लिखने होते हैं। GS पेपर 2 में आपका हाथ दर्द कर जाएगा लिखते लिखते, इतना ज़्यादा लिखना होता है। अगर उस सवालों की संख्या चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, जैसे शॉर्ट आंसर चाहें तो बढ़ा देंगे, वो 5-5 नंबर की जगह पर 2-2 नंबर का सवाल दे देंगे। तो भले वो 2 नंबर का होता है लेकिन लिखने में बड़ी दिक्कत हो जाती है सभी को। तो मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको मुख्य रूप से जो प्रैक्टिस करना चाहिए वो है ये कि 3 घंटा 20 सवाल को मैं अचीव कर सकूँ। ये तब हो पाएगा जब आप अपने से सोच करके लिखने की क्षमता डेवलप कर पाएंगे। ये कैसे होता है? जब आप सिलेबस को पढ़ते हैं, लिखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तभी जाके संभव हो पाएगा। अभी जो मैंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वाला सवाल आपको पढ़ाया था, ये BPSC मेंस का सवाल है बंधुओं। इसी बार का GS2 पेपर का सवाल है, जिसको बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। बहुत सारे बच्चे जो मेंस देने गए उनको हवा भी नहीं लगा कि ये सवाल क्या है। बिल्कुल सही मैं कह रहा हूँ, इस तरह की कंडीशंस होते हैं आपके साथ एग्जामिनेशन में। ये तब होता है जब आप गहराई से चीज़ों को समझते नहीं हैं। राष्ट्रवाद तो आपने पढ़ लिया, राष्ट्रवाद कहाँ पर आता है? मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग राष्ट्रवाद पढ़ते हैं, लेकिन उस राष्ट्रवाद का क्या तात्पर्य है और आज के क्रम में, आज के संदर्भ में, आज की दुनिया में राष्ट्रवाद किस प्रकार से चल रहा है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद होता क्या है, वो पॉलिटिकल राष्ट्रवाद से किस प्रकार से भिन्न होता है, क्या वो सही होता है समाज के लिए या हमारे समाज को नुकसान पहुंचाएगा। जब तक ये समझ आपके अंदर नहीं बनेगी ना, तो रटे रटाए सवाल को या रटे रटाए टॉपिक को तो आप लिख ले जाएंगे, लेकिन इस प्रकार के समझ वाले सवालों में आपका हाथ रुक जाएगा, जो होता है। जैसे आज ही मैं आपको बोल दूं, भले आप 2 साल से तैयारी कर रहे हो, 3 साल से तैयारी कर रहे हो, आपका मेंस हुआ हो नहीं हुआ हो, मैं आपको रैंडम तरीके से बोल दूं कि अभी फ़िलहाल में जो चीज़ें चर्चा में है, जैसे मान लीजिए हीट वेव चर्चा में है, हीट वेव के बारे में आपको सवाल दूं, ज़रा लिखिए, तो आपका हाथ रुक जाएगा। हीट वेव की परिभाषा लिखनी पड़ेगी, क्या होता है हीट वेव, किन कारणों से होता है, क्या उसके परिणाम पड़ते हैं और हम मानव उससे कैसे बच सकते हैं, ये सारा कुछ हमसे लिखना पड़ेगा। प्रीलिम के लिए आपने हीट वेव की परिभाषा पढ़ ली कि 40 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 35 डिग्री टेम्परेचर होगा, समुद्र के किनारे, मैदान में, पहाड़ पर, तो हीट वेव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसको लिखा नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा कि किस प्रकार से लिखा जाए। एक लाइन लिखने में आपका हाथ कांपता है।
इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप सिलेबस के हिसाब से पढ़ करके लिखना शुरू करें। देखिए क्या सब चीज़ें हैं आज, बुक लिस्ट क्या क्या है, कैसे पढ़ा जाए, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, ज़रा डिटेल में समझते हैं। बुक लिस्ट तो यहाँ पर ऊपर ही है, मैं आपको ये पूरा PDF ही दे दूँगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैं अभी ही कह रहा हूँ, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो रखिएगा ना वो हिस्ट्री रखिएगा, बहुत ज़्यादा सही रहता है, आसान पड़ता है और ज़्यादा अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा। कई सारे बच्चे ज्योग्राफी रख के इस बार पछता रहे थे क्योंकि उनका सवाल फंस रहा था। तो हिस्ट्री रखते हैं तो आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ता है। विश्व इतिहास के लिए आप NCERT उठाइए, नई वाले में 10th का NCERT है, पुराने वाले में 12th की NCERT है, और आप उससे पढ़ करके विश्व इतिहास को भी कर सकते हैं। वैसे मॉडर्न, एंशिएंट और मिडिवल में इतने क्वेश्चंस रहते हैं कि आप आसानी से किसी भी कैटेगरी के होंगे तो पास कर जाएंगे। ठीक है, ऑप्शनल के बारे में ये समस्या दूर कर दी आपकी। हिंदी मीडियम से सिलेक्शन नहीं होता है क्या, ये बहुत ही बड़ा भ्रम है। अपने चैनल पर शॉर्ट वीडियो में जा करके देखिए, कितने ही SDM, DYSP सब के वीडियो मैंने डाले हैं। उसमें से SDM जो दोनों बनी हैं हमारे यहाँ से, वो दोनों हिंदी माध्यम से हैं। एक MEO जो बनी है वो भी हिंदी माध्यम से है, उनके तो आंसर्स भी होंगे मेरे पास। मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि माध्यम से ज़्यादा ये फ़र्क पड़ता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे आपका अप्रोच है। ठीक है, अपने पास कितना समय है, तो 2027 हम मान करके जो चल रहे हैं कि 2027 जुलाई में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। कब हो सकता है, तो 2027 के जुलाई में। ये 2026 के जुलाई में हम लोग बैठे हुए हैं, अपने पास कंप्लीट 1 ईयर का समय है। उस 1 ईयर में हमें क्या करना है, एकमात्र चीज़ जो करना है वो है सिलेबस को कंप्लीट करना है। सिलेबस के कंप्लीट के साथ में लेखन प्रैक्टिस भी करना है। लेखन प्रैक्टिस के साथ में करंट अफेयर को भी तैयार करना है। वो किस हद तक तैयार करना है, इस हद तक कि हम करंट का कोई भी इवेंट हो, हम उस पर अपना कलम चला सकें, हम उस पर अपना कलम चला करके लिख सकें। जो आपको बातें अच्छी लगेंगी, अगर मुझे वही बताना होता तो मैं मेंटोरशिप नहीं कर रहा होता, मैं रील वाला मास्टर होता, परफॉर्म कर रहा होता आपके सामने, आपको खुश करके यहाँ से विदा करता और रिजल्ट के समय में आप रोते हुए मेरे पास आते। ये मैं नहीं करूँगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि तैयारी का क्या तात्पर्य होता है कि जब आप किसी टॉपिक को GS के लिए पढ़ें, करंट के लिए पढ़ें, तो उस पर आपका कलम चले, आप उस पर लेखन कर सकें। और अगर आप लेखन नहीं कर पा रहे हैं तो उस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, आप उसे फाड़ करके फेंक सकते हैं, कुछ भी हासिल नहीं होगा उससे आपको। जैसे मैंने आज ही कोई टॉपिक पढ़ाया राज्यों के फिजिकल हेल्थ के बारे में, तो आपको उसको समझ होनी चाहिए और उस पर आपको लिखना आना चाहिए। ये चीज़ कैसे आएगा, शुरू करने से आएगा। जैसे बेसिक चीज़ों से शुरू किया, 6 के NCERT जैसे मैं शुरू करूँगा 5 जुलाई से जो ज्योग्राफी का, तो उसमें सबसे पहला सवाल होता है कि क्यों बनना चाहते हैं आप, क्यों तैयारी करना चाहते हैं आप BPSC का, तो वो तो आप लिख सकते हैं, आपके पास में आपके बारे में जानकारी है। अगर उस पर भी नहीं लिख पाते हैं तो वहाँ से आपको बेसिक चीज़ें शुरू करनी पड़ती है। तो 1 ईयर जो अगर अपने पास में है, इसमें सबसे पहले हम लोग अप्रोच रखेंगे सिलेबस का। सिलेबस को मेंस के हिसाब से तैयार करेंगे जिससे हमारा PT भी तैयार हो जाए। जैसे एक टॉपिक है पॉलिटी का एक टॉपिक है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति टॉपिक को प्रीलिम में भी बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, मेंस में भी बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपति टॉपिक पर हमने 2 से 3 सवालों का प्रैक्टिस किया होगा तो उस टॉपिक से प्रीलिम में कुछ भी पूछेगा, जैसे राष्ट्रपति के विवेकाधिकार क्या हैं, न्यायिक शक्तियाँ क्या हैं, सैन्य शक्तियाँ क्या है, उनके वैधानिक शक्तियाँ क्या है, तो मैं उस पर आँख मूंद करके कलम अगर चला करके लिख सकता हूँ तो प्रीलिम में भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि इनमें से राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ कौन सी हैं, क्षमादान की शक्ति कौन सी है और उनकी न्यायिक शक्ति कौन सी है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी होगा कि मैं राष्ट्रपति टॉपिक को पढ़ूँ, उस पर आंसर राइटिंग करूँ, देन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को मैं प्रैक्टिस करूँ प्रीलिम के दृष्टिकोण से। ये होता है सही तरीका। तो सबसे पहले मेंस के लिए और मेंस के दृष्टिकोण से सिलेबस को तैयार करना है, देन PT और इंटरव्यू की तैयारी तो होती ही है। उसके बाद से सब्जेक्ट कौन कौन से अपने पास में है, हिस्ट्री सब्जेक्ट है जिसके 3 पोर्शन होते हैं, मॉडर्न, एंशिएंट एंड मिडिवल। मॉडर्न एंड एंशिएंट, मॉडर्न के कुछ भाग और एंशिएंट के कुछ भाग आपके मेंस के सिलेबस का पोर्शन है। GS1 का मॉडर्न में 1850 के बाद का और एंशिएंट में 4 टॉपिक है जो आपके मेंस के सिलेबस का हिस्सा है। मिडिवल हिस्ट्री आपके मेंस के सिलेबस का हिस्सा नहीं है। कहाँ से पढ़ना है इसको वो मैं बता दूंगा आपको। पॉलिटी है, पॉलिटी पूरा ही
पीटी और मेंस दोनों का हिस्सा है। पीटी और मेंस दोनों का हिस्सा है। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी जो है ये आपके मेंस का हिस्सा है, और इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है ये आपके प्रीलिम का हिस्सा है। तो यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको अलग से प्रीलिम के लिए अप्रोच करना पड़ता है। साइंस जो है यह कंप्लीटली प्रीलिम का हिस्सा है। इसके लिए 6 से 10 एनसीईआरटी, या अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो 11th एंड 12th की एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ती है, और वो आपको अभी से ही पढ़ना चाहिए। जितना भी समय मिले आपको, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, या आप इसको दिसंबर के बाद भी पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। इकोनॉमिक्स हमारा प्रीलिम मेंस दोनों का ही हिस्सा है, लेकिन इकोनॉमिक्स जो मेंस में आते हैं वो 100% करंट अफेयर से आते हैं। प्रीलिम में समटाइम स्टैटिक टॉपिक भी पूछ लिया जाता है, जैसे पंचवर्षीय योजना, योजना आयोग, हमारी एलपीजी की पॉलिसी, या फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ये सब टॉपिक जो है ये हमारे प्रीलिम में भी कभी कभार पूछ लेता है। बिहार स्पेशल में आपका बिहार स्पेशल के हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है ये आपके मेंस का हिस्सा है, जिसमें बिहार स्पेशल के मॉडर्न हिस्ट्री से कभी कभार सवाल पूछा जाता है, और बिहार में पाल इत्यादि से सवाल पूछे गए हैं। बाकी ज्योग्राफी में बिहार की मिट्टी, बिहार के एग्रीकल्चर जो है यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं मेंस में। तो मेंस में बहुत छोटा सा हिस्सा है बिहार स्पेशल का, और प्रीलिम में यह बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें इसमें से 10 से 15 सवाल मिनिमम आते हैं, और वो भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी के पोर्शन से सारे सवाल आते हैं इसमें। ठीक है। करंट जो है ये प्रीलिम हो या फिर मेंस हो, प्रीलिम में 30 से 35 सवाल डायरेक्टली करंट से। अगर जीएस को भी हम लोग जोड़ लें तो यह 40 से 45 तक पहुंच जाता है, क्योंकि जैसे पॉलिटी है तो पॉलिटी करंट से रिलेट करके पूछ लिया तो वो भी करंट के सेक्शन में भी आएगा और पॉलिटी में भी आएगा। मेंस में यह आपका बहुत महत्वपूर्ण है। आपके पेपर में GS1 का आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री और DI को अगर हम छोड़ दें तो पूरा GS2 का पेपर और GS1 का करंट IR जो है वो 100% करंट अफेयर्स ही है, जिसमें आपको करंट अफेयर्स कैसे पूछे जाते हैं तो लिखने वाले पूछे जाते हैं और सब्जेक्ट से जोड़ करके पूछा जाता है। तो यानी कि मेंस में आपका 60-40 का रेशियो है। 40% ही स्टैटिक पोर्शन से आएगा, 60% आपका करंट अफेयर से आएगा। अगर हम पर्टिकुलर GS2 सेक्शन की बात करें तो करंट अफेयर्स जो हैं वो वहाँ पर 80-20 हो जाता है। 20% स्टैटिक से, 80% GS से, 20% स्टैटिक से और 80% करंट अफेयर से GS2 पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया, सिलेबस की एक रूपरेखा हो गई। आपसे मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि हमेशा ही सिलेबस को ध्यान में रखिएगा कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, किसके लिए पढ़नी है। इतने सारे हिस्से में से केवल 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो पीटी के लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ता है। एक साइंस का सेक्शन है, एक एंशिएंट और मिडेवल को मिला लें हम लोग तो एंशिएंट और मिडेवल जो है ये आपको प्रीलिम के दृष्टिकोण से पढ़ना पड़ता है। इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो सेक्शन है ये आपको प्रीलिम के दृष्टिकोण से अलग से पढ़ना पड़ता है। बाकी इनके सिलेबस में कुछ भी ऐसा नहीं है जो प्रीलिम में अलग हो, मेंस में अलग हो। अलग क्या होता है भाइयों और बहनों, सिलेबस एक है, अलग होता है प्रैक्टिस। प्रीलिम की प्रैक्टिस क्वेश्चंस के रूप में की जाती है, अलग होता है वो। बाकी सिलेबस वही चीज़ है, सेम चीज़ें जो प्रीलिम के हैं वही चीज़ मेंस का भी है। तो पहला टारगेट होना चाहिए सिलेबस। जो बहुत कम बच्चे अप्रोच करते हैं वो अभी से प्रीलिम की तैयारी में लग जाएंगे। कोचिंग में जाओगे आप वहाँ पर कोचिंग में भी प्रीलिम की ही तैयारी कराते, 8 महीने पीटी की तैयारी करवाते हैं और मेंस के लिए हाथ में तुरतुरी डाल करके भेज देते हैं, जाओ बजाओ बाहर। ये आपको हकीकत बता रहा हूँ मैं, जबकि रिजल्ट मेंस के आधार पर होता है। अगर आप प्रीलिम पास करते हैं तो प्रीलिम भी चैलेंजिंग हो गया है, लेकिन जब तक सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा दोनों ही आपके लिए चैलेंजिंग बना हुआ रहेगा। 1 ईयर को 2 भागों में बांटा है हमने, जुलाई से अप्रैल तक, अर्थात जुलाई 2026 से अप्रैल 2027 तक का सेक्शन। ये सेक्शन जो होगा, इस सेक्शन में हम क्या करेंगे, दूसरा सेक्शन होगा अप्रैल से जुलाई तक का सेक्शन। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कि 4 महीने उधर होंगे और 8 महीने ये हैं। 8 और 4 में हमने बांटा है। पहला जो सेक्शन है इसमें आपको सिलेबस कंप्लीट करने पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे भी करके मेरा सारा सब्जेक्ट, हिस्ट्री,
पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारा कंप्लीट हो। सारे सब्जेक्ट मेरे कंप्लीट होने चाहिए इस वाले सेक्शन में। कैसे कंप्लीट होने चाहिए? पढ़ करके उन पर एक एक आंसर राइटिंग कर करके और उसके साथ में करंट अफेयर को पढ़ के, इस प्रकार से मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। करंट अफेयर 1 साल से 1.5 साल तक की पढ़ी जाती है। तो हमारा पहला 8 से 9 महीने का क्या टारगेट होना चाहिए कि हमें सिलेबस को कंप्लीट करना है, वो भी ऐसे सब्जेक्ट जो प्रीलिम मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ये हमारे एटलीस्ट इतने दिनों में पढ़ करके लिख करके कंप्लीट हो जाना चाहिए सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है भाइयों बहनों। सेकंड, हमें आंसर राइटिंग पर इसमें कंट्रोल हासिल करना पड़ेगा। किसी भी बच्चे का जिसका 2 चीज़ों पर कंट्रोल है उसका सिलेक्शन तय होता है, भले ही इस बार हो, कोई बात नहीं, प्रीलिम में नहीं हुआ है अगली बार होगा, अगली बार प्रीलिम में नहीं हुआ है तो अगली बार होगा, लेकिन तय होता है। एक वो बच्चा जिसका आंसर राइटिंग पर बिल्कुल कंट्रोल है, लिखने में वो महारत हासिल है उसको, और दूसरा जिसका करंट अफेयर और क्वेश्चन प्रैक्टिस पर कंट्रोल है। ऐसे बच्चों का सिलेक्शन 100% ही होगा। समय लग जाता है कभी कभी, क्योंकि लक फैक्टर भी होता है, पीटी में, मेंस में, इंटरव्यू में, सभी जगहों पर होता है, लेकिन उनका होगा ज़रूर। बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे पास ऐसे जो अद्भुत प्रतिभा के हैं, मेंस में छट जाते हैं कितनी बार, प्रीलिम में छट जाते हैं, लेकिन मुझे पता है उनका होगा और होता भी है। ठीक है। तीसरा जो हमें करना है इस दौरान वो है करंट अफेयर्स को डिटेल में पढ़ना है। क्या नोट्स भी बनाएं? हाँ, नोट्स आप ज़रूर ही बनाएं। हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का और साइंस का, इस सेक्शन का नोट्स ज़रूर ही बनाएं। करंट अफेयर के नोट्स बनाने में अपना समय बर्बाद ना करें। उससे बेहतर होता है कि आप PDF मुझसे ले लीजिएगा। मैं मैगज़ीन भी दूंगा आने वाले समय में, कंपाइलेशन वाला, वो आप मुझसे ले लीजिएगा और उतने अपने समय बचा लीजिएगा। प्रिंट करवा करके उसको घर पर पढ़ेंगे, क्योंकि करंट अफेयर का डे बाय डे नोट्स अगर आप बनाने लग गए तो महीने में 150 टॉपिक, महीने में 150 टॉपिक, 2 महीने में 300 टॉपिक, 4 महीने में 600 टॉपिक, तो साल भर तो आपका करंट में ही निकल जाएगा। इसलिए करंट अफेयर के नोट्स बनाने से बचना चाहिए। कैसे पढ़ें और कहाँ से पढ़ें उस पर हम लोग आते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बुक लिस्ट में दिखा देता हूँ। उसके बाद से मैं टारगेट दे दूँगा आपको, और टारगेट देने के बाद से मैं एंड कर दूँगा। ये बुक्स कहाँ पर मिलेंगी? तो आप अपने बगल अगल के दुकान से भी खरीद सकते हैं, पटना, दिल्ली, जहाँ पर भी रहते हैं, या मैं वीडियो के नीचे लिंक दे देता हूँ फ्लिपकार्ट का, वहाँ पर से भी आप परचेज कर सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा, जहाँ आपको सही लगे आप वहाँ पर कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़िए, इसके अलावा कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। कहाँ से कहाँ तक पढ़ें? 1857 से लेकर के 1947 तक के पोर्शन को अच्छे से तैयार करें। इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दें। ठीक है, पढ़ना तो सारा ही है। यूरोपियों के आगमन से 1947 तक अगर पहली बार रीड कर रहे हैं तो, सेकेंड बार अगर आप रीड करें तो इसी को सेक्शन को रीड करें। इससे पहले का जो सेक्शन है उसको MCQ के जरिए हम लोग लास्ट में तैयार करेंगे। आर्ट एंड कल्चर, दृष्टि IAS आर्ट एंड कल्चर की किताब ले सकते हैं, या इसको अभी इग्नोर करिएगा, इसको कुछ भी मत पढ़िएगा। इसे मैं सेलेक्टेड टॉपिक दूंगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन, डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन को देखिए, और विजन IAS IR 365 आपके एग्ज़ाम से पहले आएगा, अभी नहीं, 2027 में इस किताब को छूना है। मैं वैसे टॉपिक दूंगा 10, उसी 10 को पढ़ के जाना है और वहाँ से हो जाएगा आपका। स्टैटिक्स, तो PYQ एनालिसिस और प्रैक्टिस के लिए बुक खरीद सकते हैं आप, DI जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये दृष्टि IAS की बुक आती है, DI एंड साइंस एंड टेक की बुक ही आती है दृष्टि IAS की, BPSC को लेकर के। आप उस बुक को ले सकते हैं, उसमें PYQ वगैरह सारा कुछ ही रहता है, तो वहाँ से आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। एक LK झा की भी बुक आती है, उससे भी कई सारे बच्चे DI पढ़ते हैं। पढ़िए, कोई भी एक बुक होना चाहिए, मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। GS2 में अगर हम लोग देखें या सब्जेक्ट वाइज पॉलिटी का देखें तो M लक्ष्मीकांत मोर देन इनफ बुक है। इसके अलावा कोई किताब मत छूना, कुछ भी नहीं, नथिंग। यही किताब शुरू से अंत तक, प्रीलिम, मेंस, इंटरव्यू, सब में यही काम आएगा। M लक्ष्मीकांत हिंदी अंग्रेजी दोनों में लेटेस्ट एडिशन जो भी है मार्केट में वो उठा लीजिए। इससे पिछले साल वाला भी एडिशन है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। ज्योग्राफी में दृष्टि IAS क्विक ज्योग्राफी 11th NCERT और 12th NCERT आप पढ़ सकते हैं। इनमें से कोई सा भी एक, दृष्टि IAS क्विक ज्योग्राफी 11th NCERT या 12th NCERT आप पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर पढ़िए
और स्टैटिक पोर्शन पढ़ना हो तो आप 11th-12th की एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, जिसको समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, वो पढ़ सकते हैं आप, या ये क्विक बुक ले लीजिए, इसका लिंक भी मैं दे दूंगा। साइंस एंड टेक के ऊपर बता ही दी है, डीआई के साथ साइंस एंड टेक एक ही किताब में रहता है, दृष्टि की किताब में। उसके अलावा साइंस एंड टेक आपको करंट अफेयर जो आप पढ़ेंगे उसमें आपको मिल जाएगा। बिहार स्पेशल के लिए बुक आती है, केबीसी नैनो ले सकते हैं, दृष्टि कोई भी एक बिहार स्पेशल का ले लेंगे, पीटी मेंस दोनों ही हो जाएगा। केबीसी नैनो बिहार समग्र आती है, दृष्टि आईएएस बिहार समग्र आती है, क्राउन पढ़ते हैं कई सारे बच्चे, और भी कई सारी किताबें, कोई भी एक ले लेंगे सही रहता है। केबीसी नैनो में मिस्टेक बहुत ज़्यादा रहता है, बस इसी का दिक्कत है और कुछ नहीं। करंट अफेयर के लिए एक सोर्स रखिए, जो मैं डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन करवाता हूँ, उसमें मैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही करवाता हूँ, तो उसका मंथली कंपाइलेशन भी मैं दूंगा। इस बार से ही देना शुरू कर दिया है, मार्च अप्रैल मई का तो दे भी दिया है, और उसको संभव होगा तो मैगजीन भी आएगा, लेकिन मैगजीन और मंथली कंपाइलेशन में कंटेंट के मात्रा में कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। या फिर कोई भी एक मैगजीन, प्रतियोगिता दर्पण, विजन आईएएस, कोई और भी मैगजीन आता हो, क्रॉनिकल है, कोई भी एक मैगजीन आपको पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाइयों बहनों, तो ये बुक लिस्ट हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ये सारा ही आपको लेना चाहिए, क्योंकि इतना तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए होगा हमें। किसके लिए? इतना तो हमें मिनिमम चाहिए होगा पढ़ने के लिए, इसके बिना तो अपना काम नहीं चलने वाला। इसमें से आर्ट एंड कल्चर की किताब मत लेना आप लोग, ये अभी आवश्यकता नहीं है, और विजन आईएएस IR 365 की आवश्यकता नहीं है, बाकी ये किताबें आपको चाहिए। अब एक बहुत ही मूल सवाल पर आते हैं कि कैसे पढ़ा जाए, ठीक है, और किन्हें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, किन्हें एनसीईआरटी नहीं पढ़नी चाहिए। देखिए, एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए, सबसे पहले इसको स्पष्ट करते हैं। अगर आप बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं तो एनसीईआरटी को ज़रूर ही पढ़ें, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक का पढ़ें, तो 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी को पढ़ें। किन किन सब्जेक्ट का पढ़ें, तो ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इसका आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। और उसमें भी किसका पढ़ें, इकोनॉमिक्स का पढ़िए, साइंस का पढ़िए, ज्योग्राफी का पढ़िए, ये तो बेसिक होता है। अगर आपका बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं आपको आता है, सिविल सर्विसेज के सिलेबस में बेसिक जानकारी भी नहीं है, तब तो ये सारे गए सारे एनसीईआरटी आपको पढ़ने चाहिए। किस प्रकार से पढ़ा जाता है अब वो हम लोग समझते हैं। एनसीईआरटी किन्हें नहीं पढ़ना चाहिए, अगर आपने कोचिंग किया हुआ है, अगर आपने पहले प्रियोरिटी दिया हुआ है, अगर आपने कहीं पर कोई सिलेबस कुछ भी ऊपर ऊपर पढ़ा हुआ है, तो एनसीईआरटी फिर आप इग्नोर कर सकते हैं, केवल उसका आंसर राइटिंग कर लीजिए, जिससे टॉपिक जो है आपका वो कंप्लीट हो जाए। कैसे पढ़ते हैं अब ज़रा उसे समझते हैं। एक रूटीन आपका होना ही चाहिए। इफ़ यू आर इन जॉब, अगर आप जॉब में हैं तो आप अपने हिसाब से समय को मैनेज करें, क्योंकि कौन किस प्रकार से काम कर रहा है मेरे पास में जानकारी नहीं है। एक डेली टारगेट होना ही चाहिए कि आज मुझे ये कम से कम 4 टॉपिक पढ़ना ही है ऑन एनी हाउ। आज मुझे ये एक टॉपिक किसी भी तरीके से पढ़ना ही है ऑन एनी हाउ। डेली का एक टारगेट, एक वीक का टारगेट होना चाहिए। इस सप्ताह में मुझे ये 20 टॉपिक पढ़ना ही है। किसी भी तरह से उठते बैठते जागते कहीं पर भी घूमते टहलते मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। सारे काम रुक सकते हैं, ये नहीं रुक सकता है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो ये आपके अंदर डिटर्मिनेशन नहीं होगा तो सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आज आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, कल पॉलिटी पढ़ेंगे, परसों हिस्ट्री पढ़ेंगे, तरसों करंट अफेयर पढ़ेंगे, चौथे किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखेंगे और 5वें दिन आपको डिप्रेशन होगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो इस चक्र से अगर आपको बचना है तो एक टारगेटेड डिसिप्लिन वे में आपको पढ़ करके प्रैक्टिस करना पड़ता है कि डेली टारगेट एक होना चाहिए। अब जैसे ज्योग्राफी का मैंने एक डेली टारगेट बनाया है 5 जुलाई से, जो मैं शुरू कर रहा हूँ आंसर राइटिंग, उसके लिए जब भी आप पढ़ें तो किस प्रकार से पढ़ें। 1 घंटा डेली करंट अफेयर के लिए निकाल सकते हैं तो निकाल लें, जिसमें न्यूज़पेपर डिस्कशन का वीडियो देखें और PDF को रिवाइज कर लें। ये आपका डेली का रूटीन होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा 1 घंटा आंसर राइटिंग के लिए निकालें कि मुझे 1 घंटा तो लिखना ही है। कुछ नहीं लिखा जा रहा तो अपनी आत्मकथा लिखेंगे,
कलम मेरा चलना ही चाहिए 1 घंटा, ये तय होना चाहिए। तो 2 घंटे हो गए अपने पास। उसके बाद अगर आप फुल टाइम तैयारी करने वाले हैं तो 2-2 घंटे करके और 2 सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। इससे 4 घंटा और 2 घंटा, मिनिमम 6 घंटे का अपना रूटीन हो गया। 6 घंटा भी अगर आप कंटिन्यूअस सप्ताह भर पढ़ लेते हैं ना, तो अगले सप्ताह में आप महात्मा बुद्ध हो जाएंगे। आपको खुद से अनुभूति होगा कि ये क्या परिवर्तन हो रहा है, क्यों मैं इतना पढ़ रहा हूँ, इतना सारा चीज़ मैं अभी तक क्यों नहीं पढ़ा, है ना। तो 2-2 घंटे करके 2 सब्जेक्ट का अप्रोच लेना है और उसके साथ में क्या करना है, 1 आवर करेंट, 1 आवर आंसर राइटिंग। तो 2 घंटा और ये 4 घंटा, 6 घंटा का अपना पास रूटीन हो गया। टारगेट कैसे बनाते हैं, मैं एक सब्जेक्ट का भी टारगेट दे रहा हूँ, ज्योग्राफी का। 5 जुलाई से वाले में आप भी जुड़ सकते हैं अगर आपको जुड़ना हो। तो प्रचार नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको टारगेट समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रचार करने के लिए बहुत प्लेटफॉर्म है अपने पास में। तो उस टारगेट को समझने का आपको ये प्रयास करना है कि इसी प्रकार से मुझे पॉलिटी का भी टारगेट बनाना है, कहीं से भी, एम लक्ष्मीकांत से बना सकते हैं। इसी प्रकार से मुझे इकोनॉमिक्स का भी टारगेट बनाना है, किसी भी चैप्टर से, किसी भी किताब से। इसी प्रकार से मुझे बिहार स्पेशल का भी टारगेट बनाना है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, कि मुझे एक टॉपिक कंप्लीट करने में 1 दिन लग जाता है, तो ये मेरा टारगेट होगा अपने हिसाब से, ठीक है। ज़रा देखिए किस प्रकार से टारगेट बनाते हैं। देखिए ज्योग्राफी का टारगेट होगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ये टारगेट आज ही मैं दे दूंगा ग्रुप में, और इसी पर आधारित डेली आपको दोपहर में 1 का सवाल दिया जाता है और आप उस सवाल को लिखते हैं, चेक हो जाता है, मॉडल आंसर आपको मिल जाता है। जिससे क्या होता है, टॉपिक वाइज आपके पास मॉडल आंसर भी इकट्ठा होते जाता है। ये क्लास 6 के NCERT से हमने शुरू किया, लेकिन डे 1 का जो टॉपिक है ना, इस पर आंसर राइटिंग नहीं करते हैं। इसलिए पहले दिन जो मैं लिखवाऊँगा तो डे 1 डे 2 दोनों से आंसर राइटिंग करवाऊँगा, क्योंकि अब सौरमंडल पर तो आंसर राइटिंग नहीं करेंगे ना हम लोग, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या करना होता है आपको, इसको 6 के NCERT से इस चैप्टर को पढ़िए। पढ़ करके अगर आप नोट्स बना सकते हैं तो नोट्स बना लीजिए और उसको रख दीजिए। पढ़ने में आपको कितना देर लगेगा, ये 20 मिनट, क्योंकि 20 मिनट भी नहीं लगेगा। 6 का NCERT आप 2 घंटे में पूरा पढ़ सकते हैं ज्योग्राफी का, इतना आसान है वो। और इसी डे 2 का देखिए, पृथ्वी गतियाँ और मानचित्र हमने रखा है, मोशन ऑफ द अर्थ और मैप्स। डे 3 है, डे 4 है, डे 5 है, डे 7 है। इसी प्रकार से आपको दिखेगा कि हमने 25 दिनों में 6 से लेकर के 10 तक के NCERT का चैप्टर वाइज हमने क्या किया हुआ है, तो टारगेट बनाया हुआ है, और उस चैप्टर को आपको डेली पढ़ना है और डेली उससे जुड़े हुए सवाल आपको मिलते जाएंगे और आपको लिखते जाना है उससे। आप इसको टारगेट जब मैं पहले देता हूँ तो उसका तात्पर्य ये होता है कि आप पहले से ही उन चैप्टर्स को पढ़ें, मुझसे आगे रहें। जैसे आज जो मैंने सवाल दिया है वो टारगेट आप पहले ही 2 दिन पहले ही पढ़ लें, जिससे जब मैं सवाल दूं तब जो आप उसको पढ़ें तो आपका रिवीजन हो। इसी प्रकार से आपको पॉलिटी का भी टारगेट बनाना चाहिए, इसी प्रकार से आपको ज्योग्राफी का भी बनाना चाहिए। मैं तो ग्रुप में दूंगा ही, लेकिन अपना एक होना चाहिए। इसी प्रकार से आपको इकोनॉमिक्स का भी बनाना चाहिए, बिहार स्पेशल का एक बना लीजिए। करेंट तो डेली अब मैं पढ़ा ही रहा हूँ। तो जब आप टारगेट बना करके 25 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन इस प्रकार से टारगेट करते हैं ना भाइयों बहनों, तो भटकाव बहुत कम होता है। और जब भटकाव बहुत कम होगा तो टारगेट की तरफ में धीरे धीरे आप बढ़ने लग जाते हैं। तो ये आपका टारगेट रहा। सिलेबस भी मैंने बताया, आपको किस प्रकार से पढ़ना है ये भी बता दिया है, किताबें भी बता दी है भाइयों बहनों, और कैसे पढ़ा जाता है, किन चीज़ों का ध्यान रखें वो भी बता दिया है। 8 महीना 4 महीना, ठीक है। पहला अप्रोच सिलेबस होना चाहिए, PT मेंस नहीं रखना है। पहला अप्रोच आंसर राइटिंग सहित होना चाहिए, प्रीलिम की प्रैक्टिस उसके बाद की जाती है। इस प्रकार से पढ़िएगा। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।